हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी जीके जीएस की क्लास में। जीके जीएस वाली क्लास में आपका स्वागत है। जीके जीएस वाली क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम 40 बेहतरीन प्रश्न लेकर आते हैं। 40 जिसमें अर्थशास्त्र, संविधान, भूगोल, इतिहास, इकोनॉमिक्स आदि सभी विषयों से रिलेटेड प्रश्न होते हैं। बहुत शानदार प्रश्न, साइंस के भी प्रश्न होते हैं और एक दो प्रश्न कभी-कभी कंप्यूटर से भी रिलेटेड होते हैं। तो ये सीरीज़ हमारी डेली आती है, रोज़ आती है और मैं इस सीरीज़ का जो जीके जीएस वाली सीरीज़ है, ये मैं इसका टाइम चेंज करने वाला हूँ। मैं इसे 6 बजे से अब 7 बजे करूँगा, क्योंकि 6 बजे थोड़ा बच्चों के लिए दिक्कत होती है। तो मैं जीके जीएस की जो ये सीरीज़ है, ये 6 बजे नहीं, अब 7 बजे करना है बस। बाकी क्लासें आपके विधिवत टाइम पे होंगी। जीके 6 की जगह 7 हो कर देंगे, 7 बजे सुबह। क्योंकि जग नहीं पाते हो ना, 6 बजे आने के लिए, 6 बजे क्लास लेने के लिए बच्चे आ नहीं पाते, इसलिए मैं इस क्लास को 7 बजे कर रहा हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर आज का। चलिए जीके जीएस के मॉडल पेपर को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। बताइए, गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए, जबकि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? गुप्त शासकों ने सबसे पहले जारी किए थे। तो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? सर ये किए थे कुषाण शासकों ने। किसने किए थे? कुषाण शासकों ने। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बताइए, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया? किसने दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाया था? सबसे पहले किसने बनाया था दिल्ली को सल्तनत की राजधानी? इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया था सबसे पहले। बहुत शानदार। चलिए आगे बताइए, भारत में भारत में सहायक संधि का प्रयोग बेलजली से पहले डुप्ले ने किया था। बेलजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था? बेलजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था? कौन सा राज्य था? प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था? सर ये हैदराबाद था। हैदराबाद के निजाम ने बेलजली की सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए बता दीजिए, बताया करिए, ज़रूर हर प्रश्न पर जवाब दीजिए, आपको आए या ना आए। इससे क्या होगा, अगर आपको नहीं आया है तो करेक्ट आंसर हम तो बता ही रहे हैं, तो आप सीखोगे। 5 फरवरी 1922 को घटित किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? सर चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड। इसी घटना के दौरान गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अच्छा, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? अप्रैल 1919। अप्रैल 1919। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। हमारे सौरमंडल है ना, जिसमें 100 सूर्य तथा 8 ग्रह रहते हैं, उसे सौरमंडल कहते हैं। हमारे सौरमंडल की आकाश गंगा, जिसे मंदाकिनी अथवा दुग्ध मेखला भी कहते हैं, का आकार कैसा है? हमारी जो आकाश गंगा है उसका आकार कैसा है? भूगोल से प्रश्न है, बता दीजिए। तो हमारी जो आकाश गंगा है इसका आकार कैसा है? सर इसका आकार सर्वपलाकार है। कैसा आकार है? सर्वपलाकार। चलिए बताइए, बता दीजिए। बहुत शानदार। निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? कौन सी सुमेलित नहीं है? ब्राज़ील धारा, ये दक्षिण अटलांटिक महासागर की है। कनारी जलधारा उत्तर प्रशांत महासागर की नहीं है। बी वाला ये उसकी नहीं है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर की है। अग्लोहास हिंद महासागर की।
आप सर्च करके आना, कनारी जलधारा जो है वो कहाँ की है, अगर उत्तरी प्रशांत की नहीं है। ये आपका होमवर्क है, करके आना, छोटा-सा होमवर्क ज़रूर करके आना। चलिए, चलिए जल्दी-जल्दी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता? कौन सा राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता? सर, ये मणिपुर है, ये बांग्लादेश से सीमा नहीं लगाता। अच्छा, अगर प्रश्न पूछा पूछा जाए कि किस पड़ोसी राज्य से भारत की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, तो बांग्लादेश से लगती है। कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर, लगभग 4096 किलोमीटर, ठीक है। और सबसे कम सीमा किससे लगती है? सर, अफगानिस्तान से। अफ़गानिस्तान से कितनी लगती है? लगभग 100 किलोमीटर, 102, 100 किलोमीटर, ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। बताइए, आप बताइए, मैदानी क्षेत्रों में पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए न्यूनतम बनावट प्रतिशत कितना है? मैदानी क्षेत्र में ये कह रहा है कि जो मैदानी क्षेत्र है ना, जैसे उत्तर प्रदेश है, जैसे जो भी है मैदानी क्षेत्र हैं, उनमें पर्यावरण अच्छा बना रहे तो कितने प्रतिशत ज़मीन पर वन होना चाहिए? तो वन कितने पर होना चाहिए? 33% पर वन की भूमि हो, जिस पे पेड़-पौधे लगे हों अच्छे खासे तरीके से। चलिए, बताइए, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है तथा एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। ऊर्जा का क्या होता है? ऊर्जा का ह्रास होता है। तो कितनी ऊर्जा का ह्रास होता है? चलो मैं बताता हूँ। देखो, हमारे जो पर्यावरण है ना, हमारा जो ये पृथ्वी है, ये ब्रह्मांड है, इसमें एक सिस्टम है। क्या सिस्टम है? कि एक चीज़, एक जीव दूसरे को ज़रूर खाएगा। एक जीव दूसरे को खाता है। अच्छा, हाँ, सिर्फ पेड़-पौधे हैं जो दूसरे को नहीं खाते। पेड़-पौधे उत्पादक कहलाते हैं, जो स्वयं भोजन बनाएँ। पेड़-पौधे कहलाते हैं उत्पादक। अच्छा, मनुष्य भी दूसरे को खाता है, बिल्कुल खाता है, ये पेड़-पौधों को खाता है। भैया, गेहूँ, धान है, चावल है, ये कहाँ से आता है? पेड़-पौधों से। मनुष्य स्वयं भोजन नहीं बना सकता, ये पेड़-पौधों पर निर्भर है। अच्छा सर, तो कहना ये चाहते हैं कि ऊर्जा का ह्रास होता है। मान लो एक दूसरे को सब खाते हैं। जैसे मैं कहूँ, यदि शेर ने हिरन को खाया, शेर ने हिरन को खाया, तो हिरन में जो 100% ऊर्जा होगी, सब में 100%, सब में 100% परसेंट के अकॉर्डिंग उसमें 100% ऊर्जा होती है। तो हिरन में 100% ऊर्जा होगी, तो हिरन से 10%, सिर्फ 10% शेर के बॉडी के अंदर जाएगी, ब्लड में 10% ही ऊर्जा उसे मिलेगी, 90% बेकार चली जाती है। कहोगे सर, हिरन खा तो वो शेर पूरा लेता है, तो 10 क्यों, 100 आनी चाहिए? नहीं, लिंडमैन ने ऊर्जा का सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था, यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जानवर एक दूसरे जानवर को खाता है तो पूरा खा लेगा, अच्छी बात है, लेकिन उसका 10% ही उसकी ऊर्जा का वह प्रयोग कर पाता है, 90% ऊर्जा उसकी बर्बाद कर देता है वो, है ना? कितनी? 90% वो ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाता है, 90% का ह्रास हो जाता है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, बताइए, संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम कौन-सा है? सर, सही क्रम संविधान की प्रस्तावना में कौन-सा है? तो पहले आएगा सार्वभौमिक, फिर आएगा समाजवादी, फिर आएगा धर्मनिरपेक्ष, फिर आएगा प्रजातंत्र। आंसर सही होगा ए। क्या आंसर सही होगा? ए। बहुत शानदार। आगे चलिए, जल्दी-जल्दी चलिए, जल्दी-जल्दी चलिए, चलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताइए, बता दीजिए, संविधान से प्रश्न है। क्या प्रश्न है? कि लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल से पूर्व हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? अगर लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए एक प्रस्ताव लोकसभा में विचाराधीन है, मतलब पेंडिंग में पड़ा है, तो लोकसभा अध्यक्ष की कौन-कौन सी शक्तियां खत्म हो जाती हैं, कौन-कौन सत्य है,
वह पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। सही बात है। पीठासीन का मतलब है अब वह उस सदन का लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करेगा, वह सबसे उच्च अधिकारी नहीं होगा। लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेने एवं बोलने का अधिकार होगा। हाँ, ये तो होगा। मत विभाजन में निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होगा। बिल्कुल सही, तीनों सही हैं। मत जब बराबर होंगे लोकसभा में तो निर्णायक मत नहीं कर पाएगा। उपर्युक्त सभी सत्य हैं, उपर्युक्त सभी सत्य हैं। बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए बता दीजिए फिर। बताइए, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश हमारी अर्थव्यवस्था में मुख्य 3 क्षेत्र होते, प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है, जीडीपी बढ़ेगी तो तृतीय क्षेत्र का अंश भी बढ़ेगा। प्रश्न भी पूछा जाता है, भारत की जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश कितना है? लगभग 51%। लगभग कितना है? सबसे ज्यादा है इसका 51%। चलिए बहुत बढ़िया, बता दीजिए फिर बता दीजिए, देर नहीं करना। सूची को मिलाइए। एम.एस. स्वामीनाथन कायसे संबंधित हैं? हरित क्रांति से। तो पहले का 3 देख लीजिए, सब मिलाने की जरूरत नहीं है, ए का 3 होना चाहिए, मिल गया, इसी से काम चल गया। आंसर सही होगा बी, स्वामीनाथन। अब देख लीजिए, ए का 3, बी का 4। एल के झा किससे संबंधित हैं? ये एल के झा हैं जो ये संबंधित हैं कराधान से। सर और सी.टी. कुरियन जो वर्गीज कुरियन हैं ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित हैं। और जो मोरारजी देसाई हैं बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से संबंधित हैं। चलिए बहुत शानदार, बहुत बढ़िया आंसर है आपका, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। बताइए, वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, नया पदार्थ नहीं बनता, वह परिवर्तन क्या कहलाता है? वह परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बन जाता है। कैसे? देखो, हमारे जो डेली लाइफ में 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। बोले सर कैसे भौतिक परिवर्तन? जैसे भौतिक परिवर्तन या भौतिक क्रियाएं, भौतिक परिवर्तन उनमें होता है, जैसे मैं कहूँ कि पानी का बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है? तो आप कहोगे भौतिक परिवर्तन। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता? तो एक ट्रिक बताते हैं। जब कोई वस्तु किसी दूसरे रूप में बदले और दूसरे से फिर उसी रूप में आ सके तो वो परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। जैसे पानी का बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन? भौतिक। क्यों है? क्योंकि पानी से बर्फ बन सकती है। क्या बर्फ से फिर पानी बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। जब एक वस्तु दूसरे में परिवर्तित हो और दूसरे से फिर पहले में आ जाए तो ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। अच्छा सर, दूध से दही जमना कौन सा परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन है, इसमें नया पदार्थ बनता है। अच्छा तो सर एक वस्तु से दूसरी वस्तु बन गई, दूध से दही बन गया, एक वस्तु से दूसरी वस्तु बन गई। हाँ, तो क्या दूसरी से फिर वही वाली बन जाएगी? अब नहीं बनेगी। क्या दही से दूध फिर बनेगा? नहीं बनेगा। जब पहली वस्तु से दूसरी वस्तु बन जाए और दूसरी से पहली वापस उसी अवस्था में ना आ पाए तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। जैसे हमारे बालों का सफेद होना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। ये कभी काले नहीं होंगे, कलर वलर कर लो अलग बात है, ये काले नहीं होंगे। तो वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन। नया नहीं बनता, वापस फिर आप उसी रूप में कर सकते हो। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, ये प्रश्न एक दिन करा चुके हैं। धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। तारों में, तार बना लो ना, तार होते हैं बिजली वाले। तो यदि धातुओं के तो होते हैं ना तार, तो
कौन सा वो गुण कहलाता है? धातुओं को खींच के लंबा कर दो तो वह गुण, वह परिवर्तन तन्यता कहलाता है। और धातुओं को कूट कूट कर चादर बना दो तो वह गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। आघात वर्धनीयता। चलिए बता दीजिए, रक्त संचरण प्रणाली की खोज किसने की थी? जो रक्त संचरण है उसकी खोज किसने की थी? बॉडी में ब्लड बह रहा है, वो नसों में बह रहा है, या फिर केंचुए में काहे में बह रहा है? केंचुए में नसें होती ही नहीं है, पक्षियों में कैसे बहता है? तो किसी की बॉडी में रक्त बहता कैसे है? इसी को रक्त परिसंचरण कहते हैं। इसकी खोज सबसे पहले विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने पता लगाई थी। किसने लगाई थी? विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने। बहुत अच्छा। निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान अंतर सर्वाधिक होता है? मतलब दिन में तापमान कुछ और, रात में कुछ और, बिल्कुल अलग अलग और बहुत अंतर हो तो कहाँ पर? सर ये मरुस्थल वाले क्षेत्र में। दिन में तो तापमान बहुत ज़्यादा गर्म होगा, रात में बहुत ठंडक होती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो रेत होती है वो अच्छी अवशोषक होती है। मतलब ये है, जब रेत होगी ना तो दिन में धूप निकलेगी तो बहुत ज़्यादा गर्मी को खींचती है, और रात में थोड़ी सी ठंडक हुई तो ये ठंडक को खींच लेती है। इसलिए दिन में मरुस्थल वाले क्षेत्रों में, जैसे राजस्थान में दिन में बहुत सर्दी होती है, दिन में गर्मी हो जाएगी, अत्यधिक गर्मी, रात में ठंडक हो जाती है। तो दैनिक तापमान में सर्वाधिक अंतर कहाँ है? मरुस्थल वाले क्षेत्र, जैसे भारत में राजस्थान। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन के कारण रतौंधी होती है? बता दीजिए, कौन से विटामिन के कारण रतौंधी होती है? कौन से विटामिन के कारण रतौंधी होती है? सर विटामिन कौन सी है? ए। विटामिन ए से रतौंधी। अच्छा, विटामिन बी से क्या है? सर विटामिन बी से बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी। विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी होती है, स्कर्वी। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने के लिए प्रयोग होता है, रक्त का थक्का। चलिए, बहुत शानदार। बताइए, मानव हृदय का दाहिना भाग रक्त प्राप्त करता है। दाहिना भाग कैसा रक्त प्राप्त करता है? सर ये अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। कैसा रक्त प्राप्त करता है? अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है दाहिना भाग। चलिए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए, अब ऐसे ही जवाब दीजिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? सर जिगर। ये जो जिगर है ना, वही है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, जिगर को कहते हैं। बताइए, द्रव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? द्रव चालित लिफ्ट, जो द्रव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ये पास्कल सिद्धांत पर कार्य करती है। किस पर करती है? पास्कल सिद्धांत पर। किस पर करती है? पास्कल सिद्धांत पर। बताइए, NIC का पूरा नाम क्या है? बहुत जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। NIC का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या नाम है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। चलिए, आगे बताइए, एशिया का प्रथम मानव DNA बैंक कहाँ बना था? एशिया का प्रथम मानव DNA बैंक कहाँ बना था? जल्दी से जवाब दीजिए। ये बना था लखनऊ में। कहाँ बना था? लखनऊ में। चलिए, द सीक्रेट ऑफ द नागास शिवा ट्रायलज टूर के लेखक कौन हैं? कौन है इसके लेखक? द सीक्रेट ऑफ द नागास, ये अमीश त्रिपाठी हैं। कौन है? अमीश त्रिपाठी। बहुत बढ़िया। बता दीजिए, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है? सर ये मनाया जाता है किसकी जयंती पर? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद।
बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। बता दीजिए, बता दीजिए, बताइए। मैं थोड़ा ऐसे ही बड़ा कर दूं। बताइए, निम्नलिखित अभिलेखों से संबंधित शासक हैं। कौन से शासक सुमेलित हैं, सुमेलित कीजिए। तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ। ये कौन सा है? इसका आंसर होगा ए। ये वाला विकल्प सही होगा। कौन सा सही है? ए। पहले का ए, दूसरे का 3। देखो पहले का ए, हाथी गुम्फा खारवेल। हाथी गुम्फा किससे? खारवेल से। और कौन है? एक मिनट, मैं थोड़ा ऊपर कर लूँ। आगे देखिए, और जो बी वाला है प्रयाग स्तंभ है, ये किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। और जो सी वाला है ऐहेल अभिलेख है, ये किससे संबंधित है? ये पुलकेशन द्वितीय से। और ये जो डी वाला है, डी वाला जो कौन है? ये जो डी वाला भितरी तथा जूनागढ़ अभिलेख है, ये किससे संबंधित है? ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। तो आप इनको देख लीजिएगा, ठीक है? आप इनको मिला लीजिएगा, देख लीजिए, हमने मिला दिया, एक बार पढ़ लेना। निम्नलिखित में से किसके शासन काल में चंगेज खान ने मुगलों पर आक्रमण किया था? किसके शासन काल में चंगेज खान ने मुगलों पर आक्रमण किया था? उस समय भारत में शासन चल रहा था। कौन सा मुगल का? इल्तुतमिश का। किसका था? इल्तुतमिश का। बहुत शानदार। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। बताइए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता कौन सी थी? वैसे तो ब्रिटिशर्स 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, 1608 में भारत में आए। लेकिन इनकी जो मुख्य सफलता कब से मानी जाती है भारत में? तो बक्सर के युद्ध से मानी जाती है। 1764 से ऐसा माना जाता है कि इन्होंने पूर्णतः भारत में कब्जा करना शुरू कर दिया था। अच्छा, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1500 कब? 1556 में। कब हुआ? 1556 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1776 में। पानीपत का युद्ध कब हुआ? पानीपत के 3 युद्ध हुए। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध हुआ 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में। 1761 में। चलिए 1761 में। अच्छा, हल्दी घाटी का हमने पता नहीं क्या शायद गलत बता दिया। हल्दी घाटी का 1576। क्या हमने 1576 ही बताया है? 1576 होगा। नहीं बताया तो अब सुन लो, हल्दी घाटी 1576। ठीक है, 56 ना कह दिया हो, बस इतना डाउट है, इसलिए दोबारा से रिपीट कर दिया। मुझे लगा ऐसा हमने 56 कह दिया हल्दी घाटी। चलिए 1576। 1942 ईस्वी में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना की प्रथम सेनापति कौन था? 1942 में जो भारतीय राष्ट्रीय सेना थी, आईएनए, उसका प्रथम सेनापति कौन थे? ये मोहन सिंह थे। कौन थे? मोहन सिंह। चलिए, तारे में सुपरनोवा विस्फोट का कारण है, क्या कारण है? तारे में सुपरनोवा विस्फोट होता है, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। ये गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे के मध्यवर्ती परत का केंद्र में ध्वस्त होना। तारे का मध्यवर्ती केंद्र में ध्वस्त होना। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ जाइए। बताइए, अति अधिक प्रबल कटिबंधीय चक्रवात डोरंडो कहाँ उठते हैं? ये डोरंडो कहाँ उठते हैं? जल्दी से जवाब दे दीजिए। ये डोरंडो कहाँ उठते हैं? सर ये कैरिबियन सागर में उठते हैं। कहाँ उठते हैं? कैरिबियन सागर में। आज ज़्यादा कुछ समझाने को नहीं है, इसलिए डायरेक्ट आप आंसर करिए। विश्व का तीसरा, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? विश्व का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे, तो कंचनजंगा है। और दूसरा, भारत की दूसरी कहाँ पर है? ये सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में। अच्छा, गार्डविन आस्टीन भारत की सबसे ऊंची है, विश्व की दूसरी है। चलिए, और विश्व की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट। शानदार। निम्नलिखित में से क्या बताना है? युग्म सुमेलित है, तो केवल 2 वाला सुमेलित है। मैग्रोव को सुंदरी वन कहते हैं। सुंदर जहाँ पर सुंदरी वन है,
वृक्ष वो मैंग्रोव कहलाते हैं, मैंग्रोव। चलिए आगे बढ़ जाइए, जल्दी जल्दी चलिए, जल्दी जल्दी चलिए, आज टाइम कम है। चलो, किस प्रकार के पिरामिड द्वारा विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता का बोध होता है? किस प्रकार के पिरामिड द्वारा विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादकता का बोध होता है? ये ऊर्जा के पिरामिड द्वारा। किससे? ऊर्जा के पिरामिड द्वारा। बता दीजिए, ये सवाल बता दीजिए। 1953 में भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो भाषा के आधार पर 1953 में किसका गठन हुआ था? सर, आंध्र प्रदेश राज्य बना था, पहला भाषा के आधार पर। चलिए आगे बताइए। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करेगा? मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था करेगा राज्य, मातृभाषा में। अनुच्छेद 350 में कहा गया। किस में कहा गया? 350 में। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम मापन किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का जीडीपी सबसे पहले किसने बताई थी? बहुत शानदार। किसने बताई थी? दादा भाई नौरोजी ने। जीडीपी सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने बताई थी। चलिए बता दीजिए, केंद्र सरकार की पहल योजना निम्न में से किससे संबंधित है? केंद्र सरकार की ये पहली योजना किससे संबंधित है? एलपीजी सब्सिडी का प्रत्यक्ष अंतरण। जो एलपीजी सिलेंडर है उसकी सब्सिडी देती है सरकार और अकाउंट में पैसे भेजती है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। चलिए बताइए, किस तापमान पर डिग्री और सेल्सियस में तथा फ़ारेनहाइट स्केल पर अंकीय मान समान होता है? तापमान और फ़ारेनहाइट का जो मान है वो कहाँ पर समान होता है? -40 पर। -40 पर ये दोनों जो तापमान हैं इनके अंकीय मान समान हो जाते हैं। ठोस अवस्था के सीधे गैसीय अवस्था में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यदि कोई वस्तु ठोस है और ठोस है द्रव में बदल रही है तो वो क्या कहलाएगी? ठोस है द्रव में बदल रही है तो वो क्या कहलाएगी? और ठोस है डायरेक्ट गैस में बदल रही है तो क्या कहलाएगी? ठोस है द्रव में बदल रही तो वो पिघलना कहलाएगी, पिघलना। और ठोस है डायरेक्ट द्रव में गैस में बदल रही है तो उत्सादन कहलाएगी। यदि कोई वस्तु द्रव है और वाष्प में बदल रही है तो वाष्पीकरण कहलाएगी, भाप में। कोई वस्तु द्रव है गैस में बदल रही है तो वाष्पीकरण कहलाएगी। कोई द्रव है और ठोस में बदल रहा है तो वो संघनन कहलाएगा। सॉरी, कोई वाष्प है और वो द्रव में बदल रही है तो संघनन। तो ठोस डायरेक्ट गैस में बदल रहा है तो उत्सादन कहलाता है। उत्सादन, जैसे कपूर डायरेक्ट गैस में बदलता है। कपूर को आप जलाइएगा तो डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा, दिखाई नहीं देगा, हवा में चला जाता है कपूर। कांस्य मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन है? कांस्य है जो ब्रॉन्ज, उसमें क्या क्या मिला होता है? उसमें सर तांबा तथा टिन मिला होता है। क्या क्या मिला होता है? तांबा तथा टिन। बहुत शानदार। बताइए अगला जवाब, कौन सा उड़न राख का कारण है? उड़न राख का कौन सा कारण है? सर उड़न राख का कोयला दहन ऊर्जा केंद्र। कौन सा है? कोयला दहन ऊर्जा केंद्र। बताइए, फफूंद या कवक विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवक विज्ञान के अध्ययन को क्या कहेंगे? कवक विज्ञान ही कहेंगे। क्या कहेंगे? कवक विज्ञान। बहुत बढ़िया। आज थोड़ा जल्दी जल्दी प्रश्न करते हैं। आज हमारे 40 प्रश्न समाप्त हो गए हैं। हम लोगों ने जीके जीएस के 40 प्रश्न बहुत फास्ट किए हैं। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। बताइए आप, आज थोड़ा जल्दी करवाया था, कोई बात नहीं। आज थोड़ा टाइम मेरे पास नहीं था। 40 में से कितने प्रश्न हुए? आज का हमारा सेशन कैसा लगा? मिलते हैं कल इसी समय। नहीं, इसी समय नहीं, अब मैं 7 बजे जीके जीएस की क्लास में डेली 7 बजे लाऊंगा, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे आ नहीं पाते। तो मिलते हैं कल 7 बजे, कल से 7 बजे जीके जीएस की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।